अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। फ़िज़िक्स क्लास 9th चैप्टर नंबर जो है वो 5 में आज मैं आप लोगों को जो है वो कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन जो है करवा रही हूँ। सबसे पहले 5.1 कैन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी एवर बी नेगेटिव। क्या कभी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बॉडी की नेगेटिव हो सकती है? काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव बिकॉज, ठीक है, आप इतना ही रहने दें तब भी सही है। इट इज़ गिवन बाय काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। mass is always positive, velocity is square, making it positive, product of positive quantities is always positive। ये देखें आपके पास जैसे काइनेटिक एनर्जी है तो देखें हाफ एम वी स्क्वायर है, तो मैस क्या है, मैस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और वेलोसिटी का स्केयर है, अगर वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव भी होगी तो वो क्या हो जाएगी, जब उसका स्केयर लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे -2 का स्केयर लें तो वो क्या हो जाएगा, आपके पास जो है वो +4 आ जाएगा, ठीक है। और फिर वो कह रहा है कि अगर दो पॉजिटिव जो है वो क्वांटिटीज़ होती हैं उनका प्रोडक्ट लिया जाए दो पॉजिटिव क्वांटिटीज़ का, तो वो भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी जो है वो बॉडी की वो क्या होगी, हमेशा जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 5.2 Which one has the greater kinetic energy? An object traveling with the velocity v or an object twice as heavy traveling with the velocity of 1/2 v। देखें आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक जो है वो ट्रैवल कर रहा है वेलोसिटी v के साथ, जबकि दूसरा जो है उसका मैस भी ज़्यादा है। देखो एन ऑब्जेक्ट ट्वाइस एज हैवी, यानी कि वो पहले से क्या है, दुगना जो है वो भारी है, और वो ट्रैवल कर रहा है कितनी, इतनी वेलोसिटी के साथ जो है वो ट्रैवल कर रहा है। और आपने बताना है कि किस ऑब्जेक्ट की जो है वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी। फॉर फर्स्ट ऑब्जेक्ट, अब देखें काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर है। एन ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग विद, देखो उसने कहा था कि वेलोसिटी उसकी वी ही है जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है और मैस उसका एम है। तो अगर हम इसमें काइनेटिक एनर्जी में वैल्यूज़ पुट करें तो देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एम ही है और वी ही है। तो हमने काइनेटिक एनर्जी 1 यानी कि पहले ऑब्जेक्ट की जो है वो हाफ एम वी स्क्वायर आ गया, इसको हमने इक्वेशन 1 का जो है वो नेम दे दिया है। उसके बाद अब हम सेकेंड ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, एन ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग विद, ठीक है, वेलोसिटी, जिसकी वेलोसिटी क्या है 1/2 वी है, जबकि इसका मैस क्या है 2m है। तो अब हम जब काइनेटिक एनर्जी का जो है वो फार्मूला लेंगे, देखें m की जगह क्या हम कर देंगे, 2m पुट कर देंगे, और v की जगह क्या आ जाएगा आपके पास 1/2 जो है वो v आ जाएगा। तो आप देखें m की जगह 2m है और v की जगह 1/2 v जो है वो होल का स्केयर आ गया। अब ये वाला 2 इस वाले 2 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है, और m ऐसे ही आ गया। जब आपने इस पूरी वैल्यू का स्केयर लिया तो v स्केयर ओवर क्या आ गया, ये 4 आ गया। और ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेकेंड ऑब्जेक्ट की है, ठीक है। और इस तरह अगर हम इसको लिखें तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेकेंड ऑब्जेक्ट की वो 1/4 एम वी स्केयर आ गया, और जो हमारे फर्स्ट ऑब्जेक्ट की थी वो 1/2 एम वी स्केयर था। अगर हम इनको कंपेयर करें तो देखें हमारे पास जो है फर्स्ट ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है। यानी अगर हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें एक दूसरे के साथ तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। By comparing equation 1 and equation 2, kinetic energy 1 greater than kinetic energy 2, thus the object travelling with velocity v has greater kinetic energy। 5.3 A car is moving along a curved road at a constant speed. Does its kinetic energy change? यानी कि एक कार जो है वो क्या कर रही है, कर्व रोड पर जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ जो है वो मूव कर रही है, यानी कि उसकी स्पीड में
कोई चेंज नहीं आ रहा, तो क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज होगी? No, its kinetic energy does not change because kinetic energy depends on the speed of the body, not on the direction of the body. Since car's speed is constant, its kinetic energy remains the same. तो के ई इक्वल टू 1/2 mv²। देखें यहाँ पे उसकी सिर्फ वहाँ क्या हो रही थी, वो कर्व्ड पाथ पे जो थी या कर्व्ड रोड पे जो थी वो मूव कर रही थी, तो और कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही थी, यानी कि स्पीड चेंज नहीं होनी थी, सिर्फ डायरेक्शन में चेंज होना था। जबकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, वो तो मैस और स्पीड पे या वेलोसिटी पे क्या करती है, डिपेंड करती है। 5.4 कमेंट ऑन द स्टेटमेंट्स एन ऑब्जेक्ट हैज़ 1 जॉल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि आपने बताना है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, तो आप इसके बारे में जो है वो क्या स्टेटमेंट जो है वो इसकी क्या बता सकते हो, क्या कमेंट्स जो है इस स्टेटमेंट पे जो है वो दे सकते हो। इफ़ एन ऑब्जेक्ट हैज़ 1 joule of potential energy, then it means that it has an ability to do work of 1 joule। यानी देखें जितनी उसके पास एनर्जी होगी उतना ही वो क्या कर सकेगा, जो है वो बॉडी जो है या ऑब्जेक्ट जो है वो वर्क कर सकेगा। क्योंकि एनर्जी की डेफिनेशन ही ये है कि बॉडी टू डू वर्क, ठीक है, द बॉडी विच हैज़ अ एबिलिटी टू डू वर्क इज़ नोन एज इट्स एनर्जी। यानी कि जितनी उसके अंदर काम करने की जो है वह सलाहियत, जितनी उसके अंदर एनर्जी होगी, हम कहेंगे या उस बॉडी के अंदर एनर्जी है तो उसके अंदर जो है वो काम करने की जो है वो सलाहियत जो है वो मौजूद है। तो अब अगर उसके पास 1 जॉल पोटेंशियल एनर्जी है तो वो 1 जॉल ही क्या करेगा, वर्क करेगा। अगर वो यहाँ पे आपको जो है वो एनर्जी जो है उसकी जो है वो अमाउंट जो है वो चेंज कर देता है, तो अगर 2 जॉल कर देगा तो ऑफ कोर्स के बॉडी के अंदर 2 जॉल ही वर्क करने की क्या होगी, एबिलिटी होगी। आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लेना है ताकि आप लोगों को अगर किसी किस्म का जो है वो कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए तो आपको वो अटैम्प्ट करना जो है वो आता हो। क्वेश्चन नंबर जो है वो 5.5 है। वाइल ड्राइविंग ऑन अ मोटरवे टायर ऑफ अ व्हीकल समटाइम बर्स्ट वट में बी इट्स कॉज। ठीक है, यानी कि वो कह रहा है कि अगर आप मोटरवे पे जो है वो कार को जो है वो ड्राइव कर रहे होते हो तो जो है वो व्हीकल का जो टायर है वो क्या हो जाता है, वो फट जाता है। तो ऐसा होने की वजह क्या है आपने वो बतानी है। इसके मैं आप लोगों को जो है वो 2 आंसर जो है वो प्रोवाइड कर रही हूँ। आपको जो आसान लगे या जो आप लोगों को आसानी से लर्न हो जाए वो आप जो है वो नोट कर लेना। द टायर्स टेम्परेचर इंक्रीज ड्यू टू द फ्रिक्शन कॉजिंग द एयर इनसाइड टू expand and pressure to build up. If the pressure becomes too high, the tire may burst। ठीक है, यानी कि टायर का क्या हो जाएगा, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। किस वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा तो जो उसके अंदर की हवा है वो क्या हो जाएगी, वो एक्सपेंड हो जाएगी, यानी कि फैल जाएगी, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा और अंदर जो है वो प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है, और प्रेशर जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इसी की वजह से जो है वो टायर क्या कर जाएगा, फट जाएगा। सेकंड वाला आप देख लें। द टायर बर्स्ट ड्यू टू एक्सेसिव हीट कॉज्ड बाय फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड और हाई एयर प्रेशर इनसाइड द टायर ड्यू टू लॉन्ग ड्राइविंग एट हाई स्पीड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.6। वाइल प्लेइंग क्रिकेट ऑन अ स्ट्रीट द बॉल स्मैशेज अ विंडो पैन। यानी कि वो एक विंडो पैन को जो है वो तोड़ देती है। डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस इन दिस इवेंट। इस इवेंट में यानी इस दौरान में एनर्जी में कौन सी जो है वो चेंज आती है उसको आपने जो है वो डिस्क्राइब करना है। इसके भी मैंने 2 आंसर लिखे हुए हैं। इनिशियली द बॉल हैज़ काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन। व्हेन it hits the window, some energy is used to break the glass and rest energy converts into sound and heat energy। और
द क्रिकेट बॉल पोजेस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड वर्क डन इन ब्रेकिंग द विंडो इनटू पीसेस। यानी कि एक तो हीट में और साउंड में, और दूसरा जो काम होता है वहाँ पे वो क्या कर देता है, वही जो है वो विंडो को जो है वो पीसेस में जो है वो ब्रेक कर देता है। नेक्स्ट 5.7, a man rowing boat upstream is at rest with respect to the shore, is he doing work। ठीक है, एक आदमी जो है वो नदी में ऊपर की तरफ जो है वो अपनी बोट को जो है वो क्या कर रहा है, चला रहा है, ऊपर की तरफ जो है वो धकेल रहा है या चला रहा है। रोइंग कहते हैं वो जो जिस तरह जो है वो चप्पू से चलाना होता है जिससे पानी को पीछे को धकेला जाता है। तो वो कह रहा है कि उसका जो साहिल है, साहिल के लिहाज से जो है वो रेस्ट में है। तो आप क्या, इज़ ही डूइंग वर्क, क्या वो कोई काम कर रहा है या उसने कोई काम किया है। लेकिन हम चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि फ़िज़िक्स के अकॉर्डिंग काम सिर्फ उसी वक्त होता है कि जब कोई फोर्स जो है वो बॉडी पर क्या करती है, एक्ट करती है, और जो बॉडी है वो क्या करती है, फोर्स की डायरेक्शन में जो है वो कुछ डिस्टेंस जो है या डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर करती है। ठीक है, तो आंसर नो वर्क इज़ डन ओनली व्हेन देयर इज़ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सिंस द बोट इज़ एट रेस्ट रिलेटिव टू द शोर, नो वर्क इज़ डन विद रिस्पेक्ट टू द शोर। W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखो अगर उसका डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, वो रेस्ट में है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो वर्क भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो W इक्वल टू एफ इंटू एस, एस ज़ीरो आ गया, तो W इक्वल टू एफ इंटू एस और वो ज़ीरो हो गया। इसके भी मैंने आपके लिए जो है वो दो आंसर लिखे हुए हैं। आपको जो आसान लगे या आसानी से लर्न हो जाए वो आप अपने लिए जो है वो नोट कर लें। द मैन इज़ रोइंग सो ही इज़ यूजिंग फोर्स, बट सिंस द बोट इज़ एट रेस्ट with respect to the shore, there is no displacement. In physics, work equal to force into displacement. If there is no displacement, then no work is done, even if he feels tired. यानी कि अगरचे वो वहाँ पे काम कर कर के थक भी गया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू फिज़िक्स उसने कोई काम नहीं किया, क्योंकि फ़िज़िक्स कहती है कि फ़ोर्स भी लगे और फोर्स की डायरेक्शन में जो है वो डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो तो वर्क होगा, अदरवाइज़ वर्क क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो है वो 5 पॉइंट जो है वो 8 आ रहा है। A cyclist goes downhill from the top of the steep hill without, ठीक है, पेडलिंग एंड टेक इट टू द टॉप देन नेक्स्ट हिल। यानी कि एक हिल से जो है वो, एक पहाड़ी से जो है वो बगैर पेडलिंग किए हुए जो है वो नीचे आता है, और फिर उसके बाद जो है वो दूसरी जो है वो हिल पर जो है वो चला जाता है। तो ड्रॉ, फर्स्ट में वो कह रहा है ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ व्हाट हैपन, यानी कि क्या हो रहा है, इसके लिए आपने डायग्राम जो है वो बनानी है। और फिर इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि इसको आपने जो है वो एनालाइज करना है। दिस इवेंट इन टर्म ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, लेबल योर डायग्राम यूजिंग दीज टर्म्स। यानी इन टर्म को आपने एनालिसिस भी करना है, ठीक है, एनालाइज भी करना है, और साथ में आपने डायग्राम में शो भी करना है कि पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी जो है वो कहाँ कहाँ पे जो है वो लाई कर रही हैं। तो आप देख लें, हमने ये एक सिंपल सी डायग्राम बनाई हुई है, सिर्फ थोड़ा सा जो है डायग्राम को जो है अच्छा दिखाने के लिए जो है ऐसे किया हुआ है। ठीक है, हमने वही अपना जो है वाई एक्सिस ले लिया है, एक्स एक्सिस ले लिया है, हमारी जो है वो ज़ीरो पोजीशन आ गई है। यहाँ से ये देखें, ये फर्स्ट हील है आपके पास, वो यहाँ से जो है जाहिर सी बात जब डाउनवर्ड जाएगा तो उसको पैडलिंग की ज़रूरत नहीं होगी, तो वो बगैर पैडलिंग के ये देखें डाउनवर्ड जो है वो चला जाता है। फिर वो यहाँ पे बी पॉइंट पे आता है और दोबारा
दोबारा से क्या करता है, वो दूसरी हिल पे जो है सी पॉइंट पे जो है वो पहुंच जाता है। तो वो कह रहा है कि आप इन पॉइंट्स पे बताएं कि एनर्जी में कौन सी जो है वो चेंजेस आएंगी। तो देखें ये सबसे हाईएस्ट जो है वो पॉइंट है, तो हमें पता है हाईएस्ट पॉइंट पे जो है पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, जबकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। आप देखें यहाँ पे v ज़ीरो हो जाएगा। एक लम्हे के लिए ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अपनी हाईएस्ट प्लेस पे रुकता है, तो इस वजह से v ज़ीरो होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़ीरो होगी और mgh की वजह से जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी। जैसे ही वो नीचे की तरफ आया अपने b पॉइंट पे, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में चेंज हो गई, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में। तो अब यहाँ पे इसकी b पोजीशन पे या b पॉइंट पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम हो जाएगी, लेकिन इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो नहीं होगी, क्योंकि अभी भी वो थोड़ा जो है ना वो ऊपर है। और उसके बाद वो दोबारा जब जो है वो दूसरी हिल के जो है वो टॉप पे चला जाता है, तो दोबारा से जो काइनेटिक एनर्जी है वही किस में बदल रही है, पोटेंशियल एनर्जी में जो है वो चेंज हो रही है। और ये भी चूँकि हाईएस्ट पॉइंट है या पोजीशन है, तो यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो होगी। ठीक है, और हमने कह दिया कि ये इसकी हॉरिजॉन्टल प्लेस है, ठीक है, या पोजीशन है, और यहाँ पे जो है हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी को जो है वो शो कर रहे हैं कि कितनी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो होगी। सेकेंड पार्ट का आंसर 5.8 का, एट द टॉप ऑफ द फर्स्ट हिल पॉइंट ए द साइक्लिस्ट हैज़ मैक्सिमम हाई पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यानी कि उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी या हाई होगी। ठीक है, and zero kinetic energy. As he moves down from the hill, potential energy converts into kinetic energy. When he is climbing the next hill, kinetic energy converts back into the potential energy. Energy transforms but remains conserved. यानी कि एनर्जी आप देखें कि वो कंजर्व्ड है, एक जितनी है, सिर्फ उसकी फॉर्म क्या है, शक्ल जो है वो बदल रही है कि कभी वो काइनेटिक से पोटेंशियल में या पोटेंशियल से काइनेटिक में जो है वो क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है, जबकि जो उसकी टोटल जो है वो अमाउंट है वो क्या रह रही है, वो कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5.9, इज़ टिम्बर और वुड रीन्यूएबल सोर्स ऑफ हीट एनर्जी? कमेंट। वो कह रहा है कि क्या जो टिम्बर या वुड है, लकड़ी है, वो क्या है, रीन्यूएबल सोर्स है हीट एनर्जी का? आपने इसके बारे में जो है वो बताना है। यस, timber or wood are renewable source of heat energy because trees can be replanted and grown again. देखो दरख्तों को जो है दोबारा से उगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है। However, excessive deforestation without replanting कैन मेक इट अनसस्टेनेबल। यानी कि अगर आप बग़ैर जो है वो दोबारा पौधे लगाए जो है वो बहुत ज़्यादा जो है जंगलात को जो है वो काटते जाते हो, तो फिर वो इसका बैलेंस क्या कर सकता है, ख़राब कर सकता है। और अगर आप वैसे ही इसको जो है वो आप लकड़ी को जो है हीट एनर्जी के तौर पर यूज़ करते जाते हो, आप और जो है वो दरख्त या पौधे जो है वो लगाते जाते हो, तो इस तरह वो क्या हो जाएगा, एक कंटिन्यूस जो है वो सोर्स बन जाएगा आपके पास जो है वो हीट एनर्जी का। कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे आपके जो हैं चैप्टर के अंदर ही हैं। पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ मेंट बाय काइनेटिक एनर्जी, स्टेट इट्स यूनिट, डिस्क्राइब हाउ इट इज़ डिटरमाइंड। तो ये पेज 109 प्लस पेज 110 के ऊपर है। ठीक है, मेरे पूरे चैप्टर में जहाँ पे इसका जो लेक्चर है आप मेरी वीडियोस में देख सकते हो, आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। 5.2, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम सर्टेन हाइट इन टर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, ये 112 पेज पे है। ठीक है, इसका आंसर जो है वो ये कंप्लीट आ जाएगा। 5.3 है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, गिव 3 एग्जांपल्स फॉर ईच। ये मैंने आप लोगों को जो है
पहले ही जो है वो क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चंस में जो भी है उसमें भी करवा दिया है, तो आप वहाँ से भी जो है वो देख सकते हो। तो ये अदरवाइज़ अगर आपने अपने चैप्टर में से फाइंड आउट करना है तो 117 पेज पे और प्लस 118 पेज पे जो है ये आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा। 5.4 एक्सप्लेन व्हाट इज़ मेंट बाय एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन, हाउ इज़ इट कैलकुलेटेड, यानी कि मशीन की एफिशिएंसी क्या है और इसको किस तरह जो है कैलकुलेट किया जा सकता है। वेयर वाई देयर इज़ अ लिमिट फॉर द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन, ये भी 121 पे जो है आपको पूरा ही जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद 5.5 है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बाय ड्राइंग अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ द प्रोसेस इन द फॉलोइंग केसेस, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है जनरेशन जो है इसके लिए जो है आपने ब्लॉक डायग्राम या फ्लो डायग्राम बनानी है, और फॉसिल फ्यूल से किस तरह जो है वो एनर्जी जो है वो हासिल की जाती है या इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है या जनरेट की जाती है। आपने डायग्राम बनाकर जो है उसको एक्सप्लेन करना है। अगर लॉन्ग आता होगा तो साथ में लिख भी देना, साथ में जो है डायग्राम भी जो है वो ड्रॉ कर लेना। तो ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।